हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप सीटैट 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों को सीटैट पेपर 2 साइंस के कंटेंट को कवर करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ इन टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ इन पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे कंबाइन हो। और ये आज आप लोगों का डे 33 यहाँ पे हो गया है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे कवर करूंगी, जिसे आप यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आप क्लास 8 की एनसीईआरटी यहाँ पे खोलते हैं तो इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर यही मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों से कई सारी बेसिक चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटेट एग्जाम दे रहे हैं बट आप लोगों का स्कोर जो है यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंटेंट जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगा और साथ ही साथ सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर भी उसमें अवेलेबल है, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों का डे 33 चल रहा है, इससे पहले की वीडियोस आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि जो आप फसल उगाते हो उसका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। हम स्टेप वाइज इस चीज को देखेंगे, साथ ही साथ कितने तरीके की फसल यहाँ पे होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के टर्म को देखें तो हमें सबसे पहले फसल के बारे में पता होना चाहिए। हमारे आसपास जो फसल यहाँ पे तैयार होती है वे आपकी दो मेन तरीके की होती है, एक होती है राबी और एक होती है खरीफ क्रॉप। अब अगर मैं राबी क्रॉप की बात करूं, जिसे आप रबी फसल के नाम से भी जानते हैं, तो देखिए ये एक ऐसी फसल होती है जो कि सर्दियों के समय में उगाई जाती है, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना इसका काफी बढ़िया माना जाता है। और अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो यह आपका जून से लेकर सितंबर के महीने में उगाई जाती है और इसमें पानी जो है कहीं ना कहीं इसकी मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, तो ये रेनी सीजन में आपकी उगाई जाने वाली फसल है। अब आप लोगों के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों के एग्जाम में सबसे पहले तो ये जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक लिखा हुआ है और जून से लेकर सितंबर तक ये चीज मेंशन की गई है कि ये इस समय ये फसल उगाई जाती है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके अलावा जो इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वीडियो के एंड में जब आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो देखिएगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है कि इनमें से कौन कौन से जो युगम है, कौन कौन से पेयर जो है वो आपके राबी क्रॉप माने जाते हैं, कौन कौन से पेयर आपके खरीफ क्रॉप माने जाते हैं। तो इसके आपको एनसीईआरटी के जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि राबी फसल की बात करें तो गेहूं हो गया, चना हो गया, पी यानी कि मटर हो गया, इसके अलावा सरसों यानी कि मस्टर्ड और लिनसीड जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके राबी फसल के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ में आ जाएगा आपका पैडी, जिसे आप धान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेज, साथ ही साथ सोयाबीन और कॉटन। आपको पता है कि इनमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो ये आपके रेनी सीजन में यहाँ पे उगाए जाते हैं। सबसे पहले आपके एग्जामिनर जो है क्रॉप प्रोडक्शन से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वे इन दोनों टॉपिक से पूछते हैं, इन दोनों को मर्ज करके भी पूछते हैं, अलग अलग भी आपके पूछे जाते हैं, जो कि अभी प्रीवियस ईयर के साथ कवर हो जाएंगे। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अगर किसी फसल को उगा रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फसल उगती कैसे है। तो इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको यही स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बता रखी है। अगर आप कभी भी फसल को उगाओगे तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि आप यहाँ पर मिट्टी को तैयार करोगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमने एक फसल उगाई, उसके बाद कुछ महीने तक उस जमीन में हमने कुछ भी नहीं उगाया, तो क्या होता है जो मिट्टी होती है थोड़ी सी बंजर होने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस मिट्टी को क्या करते हैं, थोड़ा खोदते हैं और उसमें
क्या होता है, अपर लेयर जो होती है उसको सॉफ्ट बनाते हैं। आपने देखा भी होगा ये बैल की मदद से किया जाता है, जिसके बाद क्या होती है, हमारी जो मिट्टी होगी वो तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद अगला जो प्रोसेस हमारे यहाँ पे किया जाता है उसको आप बुआई के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से बोलेंगे, जिसको हम सोइंग बोलेंगे। अब सोइंग का मतलब क्या होता है, इसमें आप बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, वे आप मिट्टी के अंदर डालोगे। अब देखिए इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस में आप यहाँ पे सीड ड्रिल नाम की मशीन का भी प्रयोग कर सकते हो। ये सीड ड्रिल करेगी क्या, ये सीड ड्रिल हमारी बराबर गैप में जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको डालने में मदद करेगी। इसको आप हाथों से भी कर सकते हो आराम से, कुछ कुछ पर्टिकुलर गैप में, ऐसा नहीं कि आपको गैप बहुत ज्यादा रखना है या गैप बहुत कम रखना है। आपको क्या करना है, बुआई करते हुए आपको बराबर गैप में सीड्स को डालते हुए चलना है, जो आपने मिट्टी को यहाँ पे तैयार किया था। इसके बाद देखिए, अब मैंने सबसे पहले मिट्टी को तैयार कर लिया, साथ ही साथ बुआई कर ली, यानी कि सीड्स डाल दिए। अब हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, हमारा काम एक्चुअल में यहाँ से शुरू होता है कि हम लोगों को भाई चाहिए कि हम लोगों की फसल जो है वो अच्छी हो। और फसल अच्छी कब होगी, जब आप उसमें खाद या उर्वरक उसमें डालोगे। अब देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैन्योर होता क्या है, मैन्योर के लिए मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख रही हूँ, जो आपके खाद होते हैं ये आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी कि ये आपको जैसे काउ डंग वगैरह से ये मिल जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे ये जो मैन्योर होता है ये आपके सॉइल को भी मदद करता है, सॉइल को भी ये न्यूट्रिएंट यहाँ पे पहुंचाता है। पर इसमें एक दिक्कत है कि अगर आपको फसल के लिए कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो जरूरी नहीं है कि आपको मैन्योर से मिले, उसके लिए हम यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, जो कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मतलब कि कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट जो होगा इसके अंदर यहाँ पे पाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि जो फर्टिलाइजर होगा वो आपके सॉइल को यहाँ पे मदद करे, ये जरूरी नहीं है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल चीज है, तो सॉइल को ये थोड़ा बहुत नुकसान ही पहुंचाता है। जबकि मैन्योर जो है ये सॉइल को भी क्या करता है, सॉइल को भी रिफ्रेश करने का यहाँ पे काम करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अभी 2024 में भी बना था, तो जो क्वेश्चन बना था वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर आपने बुआई कर ली, फिर आपने यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिए। अब अगला स्टेप है कि भाई जो अगर फसल आप उगा रहे हो तो उनको पानी भी चाहिए, तो आप सिंचाई करोगे, जिसको आप इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन होता है वाटरिंग द प्लांट, मतलब पौधों में आप पानी जब डालते हो। तो इसके दो मेथड है, एक आपके ट्रेडिशनल मेथड है और एक आपके मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में मॉथ हो गया, इसके अलावा चेन पंप हो गया, इसके अलावा ढकेली, इसके अलावा राहत। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलते हो क्लास 8 की, तो उसमें आपको दिखेगा कि कुओं के पास से जैसे रास्ता तैयार करके खेतों तक लेके जाते हैं उस रास्ते को, और कुओं से पानी जो है पास किया जाता है और वो खेतों में पूरी तरीके से वो बिछ जाता है। अब दिक्कत क्या है इन सब मेथड में, इसमें कुछ और मेथड भी जैसे होते हैं कि बैल वगैरह की मदद से भी पानी जो है खेतों तक पहुंचाया जाता है। बट इन मेथड में पानी जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और जरूरी नहीं है कि सारे बीज तक वो पानी यहाँ पे पहुंच जाए। अब जो मॉडर्न मेथड है, जो आपको एक्चुअल में पढ़ना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपके ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर में फर्क क्या है, स्प्रिंकलर यानी कि इस तरीके का आपका फव्वारा, आपने देखा भी होगा पार्क वगैरह में, ये होता है आपका स्प्रिंकलर। और ड्रिप सिस्टम क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पौधे लगे हुए हैं, ये मेरा एक पौधा, ये दूसरा पौधा, ये तीसरा पौधा, तो यहां पर एक पाइप लगाई जाती है इसके ऑल्टरनेटिव, और इस जगह पर इस तरीके से ओपनिंग खोल देते हैं, तो यहां से पानी जो है सीधा सीधा बीज में जाता है। तो ये है आपका ड्रिप सिस्टम। अब मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम में सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, किसमें पानी कम बचेगा, सॉरी पानी जो है ज्यादा सेव होगा, तो आपका आंसर होगा ड्रिप सिस्टम में।
क्यों ड्रिप सिस्टम में? क्योंकि ड्रिप सिस्टम में सीधा जहां पानी चाहिए यानी कि उनके बीज में उनके रूट्स में वहां पर उनको पानी मिल रहा है। जबकि स्प्रिंकलर में क्या है, फवारा है, फवारा अगर खुलेगा तो हर जगह पानी जो है उसके छींटे जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिस जगह पर पौधे का बीज है वहीं पे आपका पानी जाए, सारी जगह पानी जो है वो स्प्रिंकलर होगा। तो इस तरीके से ड्रिप सिस्टम जो है सबसे बढ़िया माना जाता है, जिसमें पानी जो है सबसे कम यहाँ पे वेस्ट होगा। आई होप 4 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। आपने सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर उसके बाद बुआई की, जिसको आप यहाँ पे सोइंग के नाम से जानते हैं। फिर आपने उसमें खाद और या उर्वरक उसमें डाला, फिर आपने उसकी सिंचाई की, सिंचाई मतलब पानी डाला। इसके बाद अगला है खरपतवार, जिसको आप यहाँ पे वीड्स के नाम से जानते हैं। वीड्स जो है, वीड्स से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम वीडीसाइड्स यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि 2,4-D। कई बारी क्या होता है कि कुछ अनवांटेड प्लांट, अब ये वीड्स क्या है, वीड्स होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट। ये आपको पता होना चाहिए, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कई बारी हमारी मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं। कहीं ना कहीं से अगर हवा वगैरह से उड़ के आ गए तो ऐसे केस में क्या होता है, ये हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट को खा सकते हैं। तो इससे हमें बचाना होता है। और 2,4-D जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अगला जो स्टेप है वो है आपकी कटाई। अब देखिए, आपने फसल उगाया है तो आप उसे काटोगे भी। अब आप यहाँ पे उसकी कटाई करोगे। कटाई करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ड्राई एरिया में, जहां पर प्रॉपर सनलाइट पड़ती है, उस जगह पर आपको उसका भंडारण करना है। ऐसा ना हो वेट एरिया हो जहां पे कीड़े वगैरह हो या फिर बिल्कुल ही धूप की किरण ना हो, तो ऐसे में आपकी जो फसल है वो खराब हो सकती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रख के उसका स्टोरेज करना है। तो ये पूरे स्टेप जो है आपके एनसीईआरटी में बता रखे हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन आएगा आपका राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप से, इरिगेशन से क्वेश्चन आता है, मैन्योर फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आता है, वीड से क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी ताकि ये टॉपिक हमारा अच्छे से कंबाइन हो। आई होप इतना कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक पे यहाँ पे बेस्ड है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको आइडिया लगे इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसके अंदर बोल रखा है कि द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स आर। अब देखिए, फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने क्या बताया था, ये आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ पे फैक्ट्रीज, लैब वगैरह में सिंथेसाइज होते हैं। बेसिकली ये आपके न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। ये आपके सॉइल को ह्यूमस यानी कि नमी प्रोवाइड नहीं करते। बेसिकली सॉइल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट ये क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो देखिए, यहाँ आपको पता होना चाहिए जो क्रॉप न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें आयरन जो है ये आपका क्रॉप न्यूट्रिएंट नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे कट गए। साथ ही साथ ये जो सोडियम लिखा है ये भी आपका क्रॉप न्यूट्रिएंट नहीं है। तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटाशियम जो है ये आपके क्रॉप न्यूट्रिएंट यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ वीड ऑन द क्रॉप प्लांट। जो खरपतवार होते हैं उनके प्रभाव के विषय में आपको पढ़ना है और सही कथन को आपको यहाँ पे चयन करना है। अब अगर हम एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ते हैं तो पहली स्टेटमेंट में बोल रखा है कि दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी। अब जब मैंने आप लोगों के साथ वीड के बारे में डिस्कस किया था, वीड्स मैंने क्या बताए थे, वीड्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर अगर हम इन्हें एक वर्ड में डिफाइन करें तो ये होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट। अब देखिए, अनवांटेड प्लांट यानी कि ऐसे फसल, ऐसे क्रॉप जो कि आपकी अनचाही होती है, खरपतवार इसे बोलते हैं। तो देखिए, ये आपके क्रॉप्स को हेल्दी तो बनाएगी नहीं, ये उसे यहाँ पे एक तरीके से न्यूट्रिएंट वगैरह तो प्रोवाइड करेगी नहीं। तो ए तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। जिस ऑप्शन में ए दे रखा है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से कट कर सकते हैं। जब कभी भी मल्टीपल स्टेटमेंट आपको दी जाए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते आप जो ऑप्शंस होंगे वो भी आप यहाँ पे एलिमिनेट करते जाइए।
अब आगे यहाँ पे बोल रखा है दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, यानी कि ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही। आप यहाँ पे अपने मेन क्रॉप को काटना चाहते हो तो उसके साथ कई बारी जो वीड्स वगैरह हैं वो भी कट जाती हैं और वो आपके क्रॉप्स को वैसे ही नुकसान पहुंचा रही हैं। अगला है दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। सिंपल सी बात है कि ये पादप की जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित करते हैं और ये उनके न्यूट्रिएंट को उनसे छीनने का काम करते हैं। तो बी और सी तो डेफिनेटली यहाँ पे सही है। इस हिसाब से सी एंड डी ओनली नहीं हो सकता, डी ओनली यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आपके पास आपका करेक्ट आंसर जो है वो मिल गया। मैंने अभी देखिए फोर्थ ऑप्शन पढ़ा ही नहीं है, जो डी स्टेटमेंट दे रखा है उसको मैंने रीड ही नहीं किया, बट अगर मैं ऑप्शंस को इस तरीके से काटते जाऊंगी तो मैं करेक्ट ऑप्शन पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुंच गई। अब आगे बोल रखा है डी ऑप्शन भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है दे कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट। ये क्या करते हैं, ये क्रॉप प्लांट के साथ कम्पीट करते हैं और उनको मिलने वाला वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट सब जो है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो इन्हें अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे बी, सी एंड डी सही होने की वजह से तीसरा जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा यहाँ पे देखते हैं जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव वीड। अगर आपके यहाँ खेत में खरपतवार है तो उसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके वीड्स उग गए हैं तो आपको इन्हें यहाँ पे रिमूव तो करना ही पड़ेगा। बिना रिमूव करे आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो जगह घेरते हैं, वो न्यूट्रिएंट, वाटर, स्पेस, लाइट सारी चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे हार्वेस्टिंग के टाइम में भी दिक्कत करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमें देखा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसे यहाँ पे मैन्युअली रिमूव करें, यानी कि हाथों से उखाड़ कर रिमूव करें, जिससे क्या होगा आपकी मेन क्रॉप जो है उसको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडिसाइड छिड़कते हैं, यानी कि यहाँ पर आप कीटनाशक अगर छिड़कते हैं तो कई बारी आपके मेन क्रॉप को भी दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा बर्न करेंगे आफ्टर हार्वेस्टिंग। देखिए अगर यहाँ पे यहाँ अगर आप फसल को काट रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे खेतों को हल्का ऊपर से एक लेयर जला रहे हैं तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम में तो आपको दिक्कत हो ही गई। ये वाला पॉइंट सही नहीं है। अब आगे बोल रखा है मैन्युअली रिमूव द फ्लावर एंड सीड। फ्लावर और सीड्स को मैन्युअली रिमूव करना, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अनवांटेड प्लांट को हटाना है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट और एग्जैक्ट पॉइंट बैठेगा वो बैठेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है। इसमें बोल रखा है कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरिया हैविंग लो वाटरफॉल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। मैंने आपको बताया था कि इरिगेशन के अलग अलग मेथड है, जिसमें से कुछ आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं और कुछ आपके मॉडर्न मेथड है, और एक ऐसा मेथड जिसमें सबसे कम पानी जो है वो आपका यूज़ होता है वह है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम किस तरीके से, ये अगर आपकी मेन क्रॉप इस तरीके से उगाई गई है तो इसमें यहाँ पे हम करते क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव यहाँ पर हम एक पाइप इस तरीके से बिछाते हैं जिसकी ओपनिंग जो है इनके जड़ों में खुलती है, और यहीं से ही इनको सीधा सीधा क्या मिल जाता है, यहीं से ही इनको सीधा सीधा पानी मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। और ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये आपका उन जगह के लिए ज़्यादा कारगर होता है, उन जगह के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जहाँ पे लो रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से स्प्रिंकलर हो गया, यहाँ पे फ्लूरो हो गया, काउंटर इरिगेशन, इनसे ज़्यादा बढ़िया होगा आपका ड्रिप इरिगेशन। ये मैंने अभी आप लोगों के साथ जब कंटेंट डिस्कस किया था तभी भी मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर को लेके जो यहाँ पे आपके उर्वरक होते हैं उनके संबंध में सही नहीं दे रखा। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैंने आपको बताया था कि जो आप फसल उगा रहे हो उसके न्यूट्रिएंट में ये आपके रिच होते हैं, तो ये भी आपका गलत नहीं है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। मैंने आपको बताया था इनका यहाँ पर मिट्टी से, मृदा से कोई लेना देना नहीं होता, ये मृदा को
खाद प्रदान नहीं करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये सही है। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस वजह से यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन की मदद से हमें फर्टिलाइजर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वे सारे पॉइंट आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर भी हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर क्या बोल रखा है। देखिए पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट इस तरीके से तैयार करके हमें दे रखा है, जिसमें बोल रखा है कि यहाँ पे हम लोग इंडिया में अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है उगाते हैं, डाइवर्सिटी है क्रॉप्स में। बट यहाँ पे दो मेन क्रॉपिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने बताया था, एक है खरीफ और एक है राबी। अब हमें यहाँ पे बता रखा है कि वो क्रॉप जो कि आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कब उगाई जाती है, जून में उगाई जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में होती है, उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं ये पूछ रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो क्रॉप आप उगाते हो जून से सितंबर के बीच में, उनके दो एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये है आपके खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप जो है ये आपके जून से सितंबर के बीच में नहीं उगाए जाते। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल में आपको मेज़ और सोयाबीन जो है ये देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको खरीफ और राबी क्रॉप को अच्छे तरीके से पढ़ना है, कौन से महीने से कौन से महीने तक उगाते हैं, साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। यही आपके पेपर डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, आपके पेपर में यही आपके स्टेटमेंट बेस पे पूछ लेते हैं। आई होप आज के सेशन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।